अस्सलाम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सर, आज की क्लास में हम वही स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऑल्दो हमने लास्ट क्लास में एक पास पेपर किया था, बट हम इसको ऑल टुगेदर ईपीएस के साथ देख लेते हैं कि अगर ईपीएस आपको निकालनी हो अलॉन्ग विद प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो आपने क्या तरीका कार अपनाना है। सही जी। फिर रिपीट कर दूं, एक एक की एलिमेंट बता रहा हूं कि अगर ईपीएस का सवाल और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी साथ आ जाए तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपने सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना लेनी है। मैं रीजन दे रहा हूं क्यों। जब आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना लेंगे, उसमें जो आपका रिवाइज प्रॉफिट होगा, रिवाइज प्रॉफिट यानी जो एडजस्टेड प्रॉफिट होगा, वही आप यूज करेंगे ना ईपीएस निकालने के लिए। तो सर, टेक्निकली आपने सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है और फिर उसके बाद आपने वर्कआउट करनी है ईपीएस। क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ईपीएस आपको चाहिए होता है सही प्रॉफिट, और सही प्रॉफिट तो आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ऑलरेडी निकाल चुके होंगे। बात क्लियर है। आए देखते हैं सवाल में एक जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाया मैंने। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अजान लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। ये 31 दिसंबर 2019 के बैलेंसेस हैं। सही है जी। शेयर कैपिटल दिया हुआ है ₹10 ईच। शेयर प्रीमियम दिया हुआ है। रीवैल्यूएशन सरप्लस दिया हुआ है और सर रिटेन अर्निंग दिया हुआ है। अच्छा सर, मैं ऑल टुगेदर उसको यूं कर लेता हूँ कि इसको 8.5 मिलियन कर लेता हूँ और इसको 1.24 मिलियन ही रहने देता हूँ ताकि रीजनेबल लगे। सही है। आगे रीवैल्यूएशन सरप्लस है 640 का, रिटेन अर्निंग है 4 मिलियन का। और सर कंपनी ने इशू किए हैं यहाँ पे 1500 शेयर्स लिखे हुए हैं। हमने यहाँ पे कर दिया 1,50,000 शेयर्स। सही है जी। एट अ प्रीमियम ऑफ ₹8। अच्छा, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹8 का मतलब ये कि ₹18 पर शेयर ने इशू किया है। बात क्लियर। दिस इज फर्दर इशू। 20% राइट इशू किया 31 मई 2020 को, यानी अप्रैल के बाद। तो हम इसको देख लेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 15। और मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट इशू कितनी है सर? 20 पर शेयर। तो सर आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के लिए ये वाली रेलेवेंट प्राइस पिक करनी है जो कि आपको इस पे पैसे मिलेंगे। ऐसा ही है। आगे और सर ईपीएस के लिए वो आपको पता है एक्साइड प्राइस वगैरह आप निकालेंगे, वो सारी चीजें, राइट एडजस्टमेंट फैक्टर, वो सारी चीजें अपनी जगह एप्लीकेबल है। पर अगेन वी आर फर्स्ट कंसर्न अबाउट हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पहले वो बनाएंगे फिर ईपीएस की वर्किंग होगी। आगे मैंने कहा सर डिटेल्स ऑफ बोनस इशूड दिए हुए ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पे हम उसको सही कर लेते हैं। डिटेल्स ऑफ डिविडेंड इशूड आर एस फॉलोज। अच्छा देखिएगा, कैश डिविडेंड बोल रहा है 15% का दिया है। प्लीज सुनिएगा, 2019 का 25 मार्च 20 में दिया था। लॉजिकल बात है। लॉजिकल बात है कि फाइनल डिविडेंड 2019 का इसकी एजीएम बाद में होगी, तो यहां इशू हुआ है तो ये अकाउंट फॉर 20 में होगा। यानी अगर आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 2020 की बना रहे हैं तो उसमें ये डिविडेंड आएगा। और सर ये देखिएगा 2020 का फाइनल डिविडेंड कब हो रहा है? 21 में। तो ये अगले साल अकाउंट फॉर होगा, याद रखिएगा। आगे फिर उसने कहा बोनस डिविडेंड। अच्छा 2000, प्लीज सुनिएगा, 2019 का इंटरिम डिविडेंड, 2019 का इंटरिम डिविडेंड देखिए वो 19 में डिक्लेयर हुआ है और 20 का 20 में हुआ। भाई इंटरिम का मतलब है ना कि उसी साल अनाउंस होके पे हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इंटरिम उसी साल अकाउंट फॉर होता है और जिस साल का फाइनल होता है उसके अगले साल जाके अकाउंट फॉर होता है, क्योंकि डिक्लेरेशन का डिफरेंस होता है, अनाउंसमेंट का डिफरेंस होता है। बात क्लियर है। आगे फिर बोलिए रहा है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 it was identified that a plant which was purchased on जनवरी 1 2018, यानी सर जनवरी 1 2018 को एक प्लांट परचेज किया गया था। सही है। 1.2 मिलियन का, जो कि गलती से एक्सपेंस आउट हो गया था। सही है। एज अ रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस के नाम पे कंपनी डेप्रिशिएट करती है डब्ल्यूडीवी मेथड को यूज करके, यानी रिड्यूसिंग बैलेंस को यूज करके एट द रेट ऑफ 15%। यानी सर ये एरर है 2018 का, आप मौजूद हैं 2020 में। तो आप देखिएगा कि क्या करना है। आगे जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस रिलेट्स टू अ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ द कंपनी। सही है जी। जो वो कह रहा है कि भाई ये जो बैलेंस है ये रीवैल्यूएशन सरप्लस लैंड और बिल्डिंग दोनों का है। इसमें एक पे तो आपको पता है ना, एक के ऊपर तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं होगा। खैर आगे, एज अ रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन, एज अ रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन अ गेन ऑफ ₹50,000 वाज रिकॉर्डेड इन करंट ईयर। यानी बोला करंट ईयर में एक और रीवैल्यूएशन सरप्लस आया, रीवैल्यूएशन सरप्लस आया है। कितने का? ₹50,000 का। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो ट्रांसफर हुआ है वो ये हुआ है कितने का भाई? सर ₹30,000 का। यानी सर इस साल हुआ ये, सुनिएगा, इस साल हुआ ये कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ये ट्रांसफर हुआ है और फर्दर सरप्लस इतने का आया है।
सर इसमें उसने आपसे कैलकुलेशन नहीं कराई, तो मैं आपको हो सकता है क्विज में दूं जिसके अंदर सरप्लस की कैलकुलेशन भी आप करेंगे, तो ऑल टुगेदर पीपी का कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो जाएगा। सही है जी। और प्रॉफिट दिया हुआ 1.2 मिलियन का। खैर सर इसमें मैंने रिक्वायरमेंट रखी है सिर्फ 1 साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, आपको कंपैरेटिव नहीं बनाना, यानी आपको जनवरी 1 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 नहीं बनाना, रिक्वायर्ड नहीं है। सर मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। सर आपको ये बात पता है कि सर अब यहां पर हम लिखेंगे बैलेंस एज एट जनवरी 1 2020। सही है जी। सर हम देख लेते हैं हेड्स कौन कौन से हैं हमारे पास। सर हमारे पास शेयर कैपिटल है, सही है जी, ये लिख लिया। सर शेयर प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग्स है, और सर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है रीवैल्यूएशन सरप्लस, और यहाँ पे आ गया टोटल। सर अगर मैं इसको सही करूं यहाँ पर तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। अच्छा भाई अब अगर मैं सर बैलेंसेस उठाऊं जनवरी 1 के, तो सर ये आ गया कैपिटल, ये आ गया प्रीमियम, सर ये आ गया सरप्लस, और सर रिटेन अर्निंग देख लेते हैं 4 मिलियन का। सही जी, ये सारे अमाउंट्स आ गए और ये आ गया हमारा टोटल। सर आपने एक चीज का बखूबी ख्याल रखना, यू नो द फैक्ट कि दिस रिटेन अर्निंग इज रॉन्ग। ये वाली जो रिटेन अर्निंग है ये गलत है। कैसे पता गलत है सर? यहाँ पे एडजस्टमेंट दी हुई है और आपने फिर ओपनिंग सिर्फ इस साल की ओपनिंग को सही करना है, इससे ऊपर के कुछ भी सही नहीं करना, बट हम वर्किंग बना लेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सर फिर रिपीट कर रहा हूँ, रिक्वायरमेंट 1 साल की है तो मुझे सिर्फ 1 साल ही बना के देना है, तो मैं सिर्फ ये वाली रिटेन अर्निंग सही करूंगा। इससे पिछले सालों की बना ही नहीं रहा तो मुझे उसकी प्रेजेंटेशन दिखाने की भी कोई नीड नहीं है। खैर मैं यहाँ पर सर एक वर्किंग कर लेता हूँ जिसको हम कहते हैं एरर वर्किंग। अच्छा भाई, हमने कहा एक्सपेंस टू बी मेड, और हमने कहा सर एक्सपेंस मेड। क्या हम कह सकते हैं कि सर ये गलती 2018 की है? यस सर कह सकते हैं 2018 की है। क्या मैं कह सकता हूँ कि सर एक्सपेंस जो है पूरा पीपी जितने का था उतने का बुक हो चुका है? कितने का था सर? सर ये आ गया हमारे पास 1.2 मिलियन। यस सर 1.2 मिलियन का एक्सपेंस बुक हो चुका है, जबकि उसको होना चाहिए था कैपिटलाइज, अगेन मैं ये एरर देख लेता हूँ, ऐसा नहीं हो कि मैं उलट कर दूँ उसको, क्लैरिटी लाजमी है। फिर रिपीट कर लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एफएस फॉर द ईयर एंडेड 2020 इट वाज आइडेंटिफाइड दैट द प्लांट व्हिच वाज परचेज ऑन जनवरी 1 प्लांट है और एक्सपेंस आउट हो गया। बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। और सर रेट कितना है? 15%। खैर अब मैं अगर आपसे बात कहूँ एक्सपेंस टू बी मेड कितना था, सर सिर्फ इसका 15%, ऐसा ही है। तो यहाँ पे पीपी टू बी रिकॉर्डेड और पीपी रिकॉर्डेड। क्या हम कह सकते हैं कि सर पीपी 1 साल बाद रिकॉर्ड होता है इतने पे और रिकॉर्डेड है इतने पे, यानी सर टेक्निकली वो पूरा एक्सपेंस आउट हो गया ना। क्या मैं कह सकता हूँ मेरा पीपी अंडर स्टेटेड है और मेरी रिटेन अर्निंग भी अंडर स्टेटेड है? रिटेन अर्निंग अंडर स्टेटेड का मतलब ये है कि एक्सपेंस बुक हुआ है ज़्यादा, तो मुझे रिटेन अर्निंग को वापस से इंक्रीज करना होगा। तो सर अगर मैं ये देखूं कि एक्सपेंस बुक हुआ है, बहुत फोकस होकर सुनिएगा, एक्सपेंस बुक हुआ है इतने का, होना चाहिए इतने का, तो सर कितने से ज़्यादा बुक हुआ है सर? 1020 से। सर हम फिर रिपीट कर लेते हैं, ये फॉर द ईयर है और यहाँ पर एजेड की बात कर लेते हैं। सही है जी। और सर फिर मैं रिपीट कर दूं, यहाँ पर पीपी देखें आप पूरा 1.2 मिलियन से इसलिए नहीं लाता है, अगर रिकॉर्ड हो भी जाता तो डेप्रिशिएट होकर इतना बचता। तो मैं ये कह रहा हूँ इसमें से ये माइनस करके पीपी टू बी रिकॉर्डेड ये आ गया। सही है जी। हमने कहा सर पीपी टू बी रिकॉर्डेड। सर दिस इज आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, यानी डेप्रिसिएशन को इनकॉर्पोरेट करने के बाद। अच्छा भाई, हमने कहा सर ये तो हो गया 2018। अब हम लेके चलते हैं इसको सर अगले साल। अच्छा याद रखिएगा ये जो मैं 2019 बना रहा हूँ ना, ये मेरी ओपनिंग एडजस्टमेंट होगी, टू मेक इट वेरी क्लियर। अच्छा भाई, मैंने कहा कि सर एक्सपेंस यहाँ पर 0, क्योंकि वो तो वन टाइम हो चुका है, पर होना चाहिए था इस बुक वैल्यू का
15%। रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, इस बुक वैल्यू का 15% होना चाहिए था। तो क्या मैं कह सकता हूँ, कि सर 153,000 से 2019 का, सिर्फ 2019 का कह रहा हूँ, एक्सपेंस बुक नहीं हुआ हुआ है, जबकि होना चाहिए था। पर अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे 2018 में, कोई आपसे पूछे 2018 के अंदर एक्सपेंस कितना ज्यादा बुक हुआ, तो आप बोलेंगे इतना। कोई आपसे पूछे कि 2019 में ज्यादा बुक हुआ हुआ था, ये हुआ ही नहीं था, आप बोलेंगे हुआ ही नहीं था, होना चाहिए था। तो उसने बोला आज तक बताओ क्या मसला है, आपने बोला आज तक ये मसला है, यानी आज तक इतना एक्सपेंस ज्यादा बुक हुआ, क्योंकि ये भी हो जाना चाहिए था ना। तो मैं कह रहा हूँ बचा कुछ इतना जो ज्यादा बुक हुआ हुआ है। तो सर अगर मैं पीपी की भी बात करूँ, पीपी रिकॉर्डेड नहीं है इतने पे, और मैं अगर ये बात करूँ कि सर अगर ये चीज़ मैं यहाँ पे ले आऊँ तो बुक वैल्यू भी इतनी होती ना, तो क्या मैं कह सकता हूँ इतना ही पीपी में शामिल नहीं है, पीपी डेबिट हो जाता और रिटेन अर्निंग क्रेडिट होके इंक्रीज हो जाता। तो सर अब हम आ चुके हैं 2019 पे, और 2019 के इस रिटेन अर्निंग के अंदर, 2019 के इस रिटेन अर्निंग के अंदर मैं ये ऐड कर दूंगा सर, क्योंकि इतने से मेरा एक्सपेंस ज़्यादा बुक हुआ हुआ है आज तक। तो मैंने ये कहा कि सर यहाँ पे मैंने लिख दिया एरर एडजस्टमेंट, सही है जी। और अगर एरर नोट होता तो हम रेफर कर लेते, पर खैर यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, ये एरर एडजस्टमेंट हो गई यहाँ पर, ये जीरो और सर ये आ गया हमारा टोटल, सही है जी, ये आ गया हमारा टोटल। तो सर ऑल टुगेदर हम इसको एक पूरी थीम पे लेके चल रहे हैं, ताकि कोई गलती और कोई मसला ना हो, सही है जी। ये आ गया, मैंने उसको यहाँ पे टोटल लिख दिया, और सर यू नो द फैक्ट कि ये एडजस्टमेंट के बाद है, ये एडजस्टमेंट के बाद है, सही है जी। अच्छा सर, अब मुझे ये बात पता है, मुझे इवेंट्स को लेके चलना है साथ साथ डेट वाइज। मैंने कहा कि सर ये एडजस्टमेंट हो गई, ये 2019 तक की एडजस्टमेंट, यानी 20 का ओपनिंग सही हो गया, मुझे सिर्फ एक साल सही करना है, बात के लिए सिर्फ एक साल सही करना है। अब मैं आगे आया, मैंने बोला कि भाई कंपनी ने इशू किए 1,50,000 शेयर्स। मैंने कहा सर डेट कौन सी है, डेट देख लो भाई। भाई डेट आ रही है ये अप्रैल 1, अप्रैल 1, इधर देखिएगा। मैंने कहा सर अप्रैल 1 2020, डेट डालने की यहाँ पे कोई वजह है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, डेट पार्क करने की यहाँ पे कोई वजह है, इसलिए कह रहा हूँ, बहुत फोकस होकर सुनिएगा। अप्रैल 1 2020, मैंने कहा सर अप्रैल 1 2020 पे अगर मैं ये कहूँ 1,50,000 शेयर इंटू 10, ये आ गया, और 1,50,000 शेयर्स इंटू 8, ये आ गया। सर 8 क्यों भाई, 8 इसलिए सर क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रीमियम ऑफ 8 पे इशू हुआ है, ये देख लीजिएगा यहाँ पर, ये रहा प्रीमियम ऑफ 8, अप्रैल 1 2020 की कहानी है, सही है जी। और मैंने यहाँ पे लिख दिया सर ये है फर्दर इशू, ये है फर्दर इशू, सही है जी। अच्छा भाई, मैंने कहा सर यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है इसका, तो मैंने कहा ये आ गया इसका सम, सही है। अच्छा खैर आगे, मैंने कहा सर जरा ये बताएं 20% राइट इशू हुआ है, सर राइट मिलता है आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को, तो क्या ये मानते हो कि ये प्लस ये कुल मिला के 10 मिलियन शेयर्स हैं, और मैं इसको 10 से डिवाइड करूं तो 1 मिलियन शेयर्स हो गए। अच्छा भाई, 1 मिलियन शेयर्स जो मेरे पास अवेलेबल है जानी, इसको मैं डिवाइड कर दूं, अगर प्लीज सुनिएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं अगर 25% से, 25% का राइट है, 20% है, मैंने कहा सर 20% के राइट से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 2 लाख शेयर इशू किए मैंने। कितने इशू किए? 2 लाख शेयर। अच्छा भाई, मैंने कहा सर ये बात तो समझ आ गई, 2 लाख शेयर इशू किए, क्योंकि देखिए राइट मिलता है आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को। आज के पहले तमाम शेयर कैपिटल कितना था? ये था। इसको यूं भी देख सकते हो, 8.5 था ना, 850, 850 शेयर्स थे, 150 और इशू किए तो 1 मिलियन हो गए। 1 मिलियन पे 20% कितना? 1 मिलियन पे 20% कितना सर? 2 लाख शेयर, यानी 2 लाख राइट शेयर इशू किए मैंने। क्या मैं कह सकता हूँ कि सर यहाँ पर मैं 2 लाख इंटू कितने पे इशू किया है, जानी कितने पे इशू किया? सर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज प्राइस 15 की है, तो मैंने कहा 10 यहाँ आ जाएगा और सर 5 यहाँ आ जाएगा। सर आपने मार्केट वैल्यू क्यों नहीं? भाई उस पर इशू ही नहीं हुआ, एंट्री तो आप इस पर बनाओगे ना, वो तो ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए, वो तो ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए। तो हमने यहाँ पर अकॉर्डिंगली 10 और 5 के रेशियो में राइट इशू कर दिया, और राइट इशू की डेट क्या है भाई यहाँ पर? 31 मई 2020, सही है जी। हमने कहा सर इसको ले आए, ये हो गई इक्विटी में इजाफा। अब सर डिविडेंड्स की बारी है। मैंने कहा सर डिटेल्स ऑफ डिविडेंड इशूड आर एस फॉलोज, सुनिएगा। हमने कहा 25 मार्च को, प्लीज सुनिएगा बहुत फोकस के साथ, 25 मार्च को डिक्लेयर हुआ है, 25 मार्च को। अच्छा, मैं क्या ये कह सकता हूँ कि सर ये फाइनल डिविडेंड है 19 का, तो ये 20 में अकाउंट फॉर होगा, इसकी एडजस्टमेंट यहाँ आनी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में,
मैंने कहा फाइनल डिविडेंड ऑफ 2019 मार्च 25 को। अच्छा डेट क्यों रेलेवेंट है, मुझे आप एक बात बताते हैं, क्या मार्च इन दोनों से पहले है, अप्रैल से भी पहले? यस, यानी अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर फाइनल डिविडेंड अप्रैल के बाद होता ना तो इनको भी फाइनल डिविडेंड मिलता। क्यों? क्योंकि ये भी शेयर होल्डर बन चुके होते हैं। भाई आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है ना। अब प्रॉफिटेबिलिटी भले वो वाली देखी गई हो, पर मिलेगा सबको, मिलेगा सबको जो डिविडेंड की बकवास से पहले जितने भी शेयर होल्डर है। यानी मैं कहूं कि भाई एक कंपनी के 15 माले के दो और आ गए थे, तो दो और आने के बाद जब डिविडेंड इशू हुआ तो वो दो भी तो बोलेंगे ना, भाई मैंने क्या गलती की है, मैं भी तो मालिक हूँ, मुझे भी आप इसका हिस्सा दें। तो डिविडेंड्स को भी मिलता। पर इस केस के अंदर आप ये देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर सीक्वेंस में यहाँ ले आऊँ, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मार्च 25 फाइनल डिविडेंड मार्च 25 2020 को इशू हुआ है, तो सर मतलब ये है कि इससे पहले कोई शेयर्स में मूवमेंट नहीं आई थी, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये कैश डिविडेंड है? सर सवाल आता है, यस दिस इज कैश डिविडेंड, और मैं इसको लगा दूंगा 15% को सिर्फ और सिर्फ इस पे इन लोगों को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले कोई और शेयर होल्डर मौजूद नहीं था। फिर रिपीट कर रहा हूं, देख लो 25 मार्च अप्रैल में, लॉजिकल सीक्वेंस में लेके चल रहा हूं। सही है जी, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फोकस के साथ लेके चल रहा है। सही है जी। हमने कहा सर ये आ गया, अब ये सीक्वेंस बन गई कि भाई डेट वाइज इवेंट चल रहे हैं इक्विटी के अंदर। अब सर मैंने कहा कि भाई अब आ गया मैं बोनस डिविडेंड पे। बोनस डिविडेंड देखो 15 मार्च को दिया गया है। बोनस डिविडेंड कब दिया गया? 15 मार्च को। अच्छा आप जरा बात समझे, ये इंटरिम है, बात समझे इंटरिम। अब मैं इसको इसको मैं ऑल टुगेदर आप लोगों की आसानी के लिए, अच्छा ये देखिएगा, बोनस डिविडेंड 15 मार्च 2019 को दिया गया है, ये है 2019 का, तो ये तो उस साल अकाउंट फॉर हो चुका होगा। मैं कब की इक्विटी बना रहा हूँ? 2020 की, तो मुझे पंचायत यहाँ की होनी चाहिए। अब देखो इसकी डेट क्या, अगस्त है। अब मैं आपसे ये पूछूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटरिम बोनस डिविडेंड। अच्छा ये तो कैश था ना, इस पर तो शेयर्स का इम्पैक्ट नहीं था। अच्छा इंटरिम बोनस डिविडेंड कब इशू हुआ है? अगस्त 1 2020 पे। मैं आपसे पूछूं क्या ओपनिंग में मिलेगा बोनस? यस मिलेगा बोनस डिविडेंड। सर इस पे मिलेगा? यस मिलेगा। सर इस पे मिलेगा? यस मिलेगा। सब पे मिलेगा। तो सर मैंने कहा कि भाई आप इन सब पे बोनस डिविडेंड दे दें, और बोनस डिविडेंड इन सब पे मिलेगा कितने परसेंट का जानी? सर इस पे भी 15% का मिलेगा। तो सर मैंने सिंपली इस पे 15% चिपकाया, तो मेरा आंसर जो है वो आ गया ये सर 1.8 मिलियन। यानी इसकी एंट्री ये बनी होगी सर, रिटेन अर्निंग हुई होगी डेबिट, और शेयर कैपिटल हुआ होगा क्रेडिट। बात क्लियर है? और नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें, ये तो अमाउंट है ना कि 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से रिटर्न मिलता है ना, तो यहाँ पे शेयर्स के हिसाब से रिटर्न तो मिला 10 रुपए के हिसाब से, पर कैश फॉर्म में मिला है, शेयर्स फॉर्म में, शेयर्स इंक्रीज हो गए। बात क्लियर है? तो सर इवेंट्स का ख्याल रखना है, इवेंट्स का ख्याल रखना है। मैंने जानबूझ के तभी ऐसा सवाल बनाया ताकि आप ऑल टुगेदर देख लेते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आज के पहले तमाम लोगों को डिविडेंड दिया, ये बोनस डिविडेंड। सर कैश क्यों नहीं दिया? भाई कैश तो इससे पहले इशू हुआ था, तो डेट्स का मैंने ख्याल रखा है यहाँ पर। खैर आगे मैंने कहा कि सर ये तो एरर वाली बात थी, ये तो एरर वाली बात थी, इसको हमने केटर कर लिया। पर अब सर अब आपने यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द ईयर पार्क करना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020। अच्छा आप मुझे बताएं सर, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020 यहाँ पे गिवन है 1.2 मिलियन, बट सर बट यहाँ पर 2020 में भी एक मिस्टेक है ना, 2020 में भी एक मिस्टेक है। सर 2020 में मिस्टेक क्या है? सर 2020 में मिस्टेक ये है कि इस कैरिंग अमाउंट के ऊपर 15% का जो डेप्रिसिएशन है वो बुक नहीं हुआ हुआ, 15% का डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ हुआ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर 15% का डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ हुआ, तो ये सिर्फ फॉर द ईयर की गलती है। सर देखें, आपसे कोई पूछे 2018 में क्या हुआ था, आप बोलोगे इतने का एक्सपेंस नहीं, बात समझिएगा, इतने का एक्सपेंस नहीं बुक होना चाहिए था, हो गया था। तो आपने कहा इतने का एक्सपेंस ज्यादा बुक हुआ हुआ था, ये रहा। फिर मैंने कहा सर अगले साल का पूछे कोई, बोलेगा आप बोलेंगे इतने का बुक होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो इन दोनों को नेट कर दिया, ये बच गया। पर अगर मैं आपसे पूछूं 2020 में क्या हुआ, आप बोलेंगे 2020 में भी डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ हुआ था, होना चाहिए था। अब मैं क्यूमुलेटिव आपसे पूछूं कि सर क्यूमुलेटिव बेसिस पे 2018 में इतने का एक्सपेंस ज्यादा बुक हो गया था, यहाँ पे इतने का बुक नहीं हुआ था, यहाँ पे इतने का बुक नहीं हुआ था, तो कुल मिला के अब 736,950 ये एजेड है, 736,950 से मेरा एक्सपेंस अभी भी ज्यादा बुक हुआ हुआ है। अगर जो बुक होना चाहिए था उसको बुक कर भी लूं तो, और इतने से ही देखना, इतने से ही देखना जानी, इतने से ही देखना मेरा जो पीपी है वो भी आ रहा है कि भाई इसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस करो, क्योंकि सर टेक्निकली मैं भी तो यही कह रहा हूँ, टेक्निकली मैं भी तो यही कह रहा हूँ
कि भाई ये अमाउंट पीपी में आफ्टर डेप्रिसिएशन इतने की बचनी चाहिए जो रिटेन अर्निंग में पार्क हुई थी, तो रिटेन अर्निंग इतने से अंडर स्टेटेड है आज तक, क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा बुक हुआ। पर खैर ये ओपनिंग तक तो मैं सही कर चुका हूँ ना, तो फॉर द ईयर मैं सही कर लूंगा, क्योंकि जो एक्सपेंस बुक नहीं हुआ वो मैं बुक कर लूंगा। आए जी, तो मैंने ये कहा कि सर प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020 मैंने 1.2 मिलियन उठाया, और 1.2 मिलियन के अंदर मैंने ये माइनस कर दिया एक्सपेंस जो बुक होना चाहिए था और हुआ नहीं है। ये आ गया मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट। सर व्हाई यू आर नॉट राइटिंग रीस्टेटेड है, बिकॉज नो नीड टू राइट रीस्टेटेड है। सर इसलिए रीस्टेटेड में नहीं लिख रहा क्योंकि सर ये तो इसी साल आप रिपोर्ट कर रहे हैं ना। तो खैर सर मैंने यहाँ पर ये आ गया ये वाली अमाउंट। अब सर देखें सवाल में वो कह रहा है कि भाई एज अ रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन गेन ऑफ 50,000 वाज रिकॉर्डेड इन करंट ईयर। देखिएगा सर ये रीवैल्यूएशन गेन की जगह मैं इसको सरप्लस कर देता हूँ ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। सही है जी, ये ओपनिंग था, आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन पीपी, यहाँ पे आ गया सर 50,000 ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। सही है जी, ट्रांसफर कितना है सर? सर ट्रांसफर यहाँ पे इसी ने बताया हुआ है, आपको टेंशन की नीड नहीं है, 30,000। और सर यहाँ पर आ गया ये 30,000 उठ के। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि वो पूरा ये 16 का कॉन्सेप्ट टेस्ट कर ले यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, वैसे सवाल भी देता हूँ। पर मैंने सोचा कि आपको प्रैक्टिस करवानी है ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव सवाल की, तो पहले मैं ये दे देता हूँ। सही है। खैर सर नाउ वी आर एट द वर्ज कि हम इसको टोटल कर सकते हैं, और ये फिर यहाँ पे कहानी क्लोजिंग पे पहुंच जाएगी अलॉन्ग विद एडजस्टेड फिगर्स। सर मैंने ये कहा, ये यहाँ कहाँ चला गया? अच्छा सर, मैंने ये कहा कि सर ऑल टुगेदर मेरे पास सर ये मेरी बन गई स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पर सर अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब अगर मुझे ईपीएस निकालनी है, तो सर क्या आपके पास शेयर्स के इवेंट्स है सारे? डेफिनेटली यस है सर। तो अब मैं अगर ईपीएस की वर्किंग करूं यहाँ पर, ये किधर चला गया भाई? तो मेरे सारे आंसर हिला देगा। अच्छा क्या सर, ये हो गई एरर वर्किंग। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं ईपीएस वर्किंग। सही है जी, हम जरा ये उठा लें, ये ठंडी हो रही है, नजर इस पे थी मेरी। अच्छा सर अब मुझे बताएं ईपीएस की वर्किंग के लिए मैं आपसे अगर ये कहूं कि सर सबसे पहले आप सवाल में देखें क्या कोई राइड है? यस सर, तो राइड आया है आपका कौन सी डेट पे सर? 31 मई पे। तो मैंने कहा कि सर राइड के लिए आपने क्या निकालनी होती है? 31 मई 2020। ठीक है जी, आप यहाँ पे निकाल लेंगे। सबसे पहले आपको पता है एक्स राइड प्राइस, ऐसा ही है, एक्स राइड प्राइस। इसको यहाँ रखते हैं ताकि ये पिक्चर से बाहर हो जाए। अच्छा भाई सर एक शेयर मार्केट में कितने का है बिफोर राइट इशू? सर यहाँ पे दिया हुआ है 20 का, ऐसा ही है। हमने यहाँ पे सर 20 लिख दिया। तो आपने मेरे साथ सीखा है कि आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। ये सिर्फ तुम लोगों की प्रेजेंटेशन के लिए बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ सर। फिर मैंने कहा इसके बाद आपने राइट इशू किया कितने परसेंट? सर 20%। लेट मी चेक इट अगेन कि 20% ही परसेंटेज है, ये रही सर। अच्छा इस 20% की एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? तो इस 20% की एक्सरसाइज प्राइस है 15। तो सर मैंने कहा ये आ गया 3, ऐसा ही है सर। आपने यहाँ पर इन दोनों को सम किया तो आपके पास आ गया ये 1.2, और यहाँ पर आ गया ये। तो मैंने कहा सर ये ऐसे आ गया, और सर यहाँ पर ये ऐसे आ गया। तो सर अगर मुझे एक्स राइट प्राइस निकालनी होगी तो एक्स राइट प्राइस जो है मेरी, वो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इससे, यानी प्राइस आफ्टर राइट इशू। तो सर ये आ गया 19.166667, और ये अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे तब भी यही आ रहा होगा। तो ये यहाँ पे एक्यूरेसी से आंसर बताएगा। अच्छा जी, फिर मैंने कहा सर आपने निकालना सीखा है राइट एडजस्टमेंट फैक्टर। दिस इज टेक्निकली या बोनस फैक्टर। क्या होता है इसमें? सर हम करते ही हैं कि मार्केट प्राइस डिवाइड कर देते हैं एक्स राइट से,
और मैंने आपको ये सिखाया है कि सर इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि सर मेरा जो 20 से लेके 19 तक का सफर है, जो कंपनी का नुकसान है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का फायदा है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर राइट से पहले वाले शेयर होल्डर्स। बात क्लियर है? तो सर ये आ गया मेरे पास राइट एडजस्टमेंट फैक्टर का एक फैक्टर। मैं यहाँ पे एक्सेल पे कर रहा हूँ तो मेरे को तो एक्यूरेट आंसर ही मिलेगा। ये रहा सर राइट एडजस्टमेंट फैक्टर, मैं इसी को यूज़ करूँगा अपने सवालात में अभी। सही है जी, इसमें आंसर में। और सर इसके बाद आपने अगस्त 2020 को बोनस इशू किया है, और बोनस इशू आई थिंक सर 15% का है, मुझे याद आ रहा था। ये रहा 15%। सर वाई यू नॉट टेकिंग कैश डिविडेंड? भाई वो तो कैश में ना, वो तो प्रॉफिट में से जाएगा। और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का प्रेफरेंस तो है ही नहीं, तो उसको तो आप माइनस भी नहीं करते, भूल भी नहीं करना ही है। तो मैंने ये कहा कि सर मैं यहाँ पर 1.15 का एक फैक्टर ले लिया मैंने। क्यों सर? 1+% था ना, तो ग्रॉसअप हो गया ये। खैर सर अब मुझे आप एक बात बताएं, ओपनिंग शेयर्स कितने हैं आपके? सर ओपनिंग शेयर्स हैं आपके, यहाँ से देख लेते हैं, 8,50,000, ऐसा ही है। तो आपने कहा सर 850,000 इंटू, सर क्या मैं कह सकता हूँ कि ओपनिंग पे ये राइट वाला बोनस मिलेगा? यस सर, मैंने कहा 1.043, ये रहा 20 और 19.17 भी कर सकते हो, बात एक ही है। सर क्या इस राइट वाले बोनस पे और ओपनिंग पे क्या 1.15 मिलेगा? यस सर, ये आ गया 12/12। तो सर मैं यहाँ पर 8,50,000 इंटू दिस, इंटू दिस, और इंटू 12/12, मैंने कहा सर ये आ गई अमाउंट आपके पास एग्जैक्ट। सर मैंने कहा मेरे पास ये आ गया ओपनिंग का हिसाब किताब। ओपनिंग पे राइट, यानी राइट वाला बोनस इंक्लूसिव हो गया, और सर उस बोनस पे बोनस भी इंक्लूसिव हो गया। सही है जी। तो हमें यहाँ पे पंचायत करने की नीड नहीं है, ऑल टुगेदर मैंने सारी चीजें यहाँ पर एक साथ कर ली है। जल्दी हो जा भाई, एक तो ये। खैर आगे मैंने कहा सर ओपनिंग के बाद क्या था? ओपनिंग के बाद इवेंट देखें सर, फर्दर इशू है। सर फर्दर इशू कितने का भाई? 1.5, यानी 1,50,000 शेयर्स, ऐसा ही है। मैंने कहा सर फर्दर इशू की डेट क्या है? सर फर्दर इशू की डेट है, देखो यहाँ पे फायदा है ना, ये अप्रैल, सर अप्रैल 1। सर 1,50,000 शेयर्स है। सही है जी। क्या फर्दर इशू पे ये राइट मिलेगा? यस सर। देखें ये मई की डेट है और ये अप्रैल है, तो अप्रैल में, यानी मई बाद में आ रहा तो ये आएगा। तो सर मैंने कहा इस पे आपने 1.043 इंटू 1.15 इंटू, सर अगर मैं अप्रैल से लेके जाऊं तो 9 मंथ्स बनते हैं। सही है जी। तो मैंने कहा कि सर मैं यहाँ पर 1,50,000 इंटू दिस, और सर ये आ गया 9/12, 1.35 आ गया। सही है जी। अच्छा फिर मैंने कहा वाकई में अब इसी दिन पे यहां पर जब मैं आ गया तो राइट इशू की डेट आ गई है, ऐसा ही है 31 मई पे। तो देखिए मुझे एक बात बताएं, अब मैं आ गया 31 मई, राइट 31 मई पे। मुझे बताओ राइट मिलता है आज के पहले तमाम शेयर्स पे, क्या मानते हो आज के पहले जो तमाम शेयर्स हैं वो 1 मिलियन है? सर 1 मिलियन कैसे? ओपनिंग प्लस फर्दर इशू, ये रहा ओपनिंग प्लस फर्दर इशू। तो सर ये क्या था भाई? ये तो राइट वाला बोनस था ना, जो कि इंक्लूसिव हो गया उसके अंदर, क्योंकि उसको हम टाइम अपोर्शन नहीं करते। खैर ये आ गया। सही है जी। हमने कहा कि सर हमारे पास 1 मिलियन पे राइट कितने का दिया हमने? 20%। सर देखो कंफर्म कर लिया 20%, ये राइट शेयर्स आ गए। अच्छा भाई राइट शेयर्स में से बोनस तो ऊपर आ चुका है, पर राइट शेयर्स में से बोनस जब जानी ऊपर आ चुका है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर उसके पैसों वाले शेयर चाहिए? तो एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय एक्स राइट प्राइस। सर एक्स राइट प्राइस कितनी है? 19.167 कर लेते हैं। सही है जी। और मैंने कहा सर जब ये पैसों वाले शेयर्स आ गए तो क्या इसके ऊपर भी बोनस मिलेगा? डेफिनेटली यस सर, इसके ऊपर भी बोनस मिलेगा। और सर ये जब 31 मई की बात हो रही है, 31 मई चेक कर लेता हूँ सर, यस 31 मई, यहाँ से भी डेट देख लेता हूँ, ये आ रही है सर हमारे पास राइट इशू की 31 मई। सही है जी। तो हम कहेंगे जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 मंथ्स, 7 मंथ्स, 7 मंथ्स। सही है जी। तो मैंने कहा सर ये आ गया 7/12, इसको हम और आगे ले जाते हैं। अच्छा भाई तो मैंने कहा सर 1 मिलियन इंटू 20%, देखो ये राइट शेयर्स आ गए, 2 लाख ही थे ऊपर, ऐसा ही है। मैंने कहा सर राइट शेयर्स में से मुझे पैसों वाले शेयर्स अलग करना है, तो पैसों वाले शेयर्स अलग करने के लिए
ये मैंने इससे डिवाइड करा दिया, सही है जी। और मैंने कहा कि सर इसके ऊपर भी 1.15 मिलेगा, और ये आ गया 67/12। तो सर ये आ गया 1,05,000। और मेरा एक्यूरेसी से इसलिए आ रहा है क्योंकि सर ये एक्सेल में कर रहा हूँ मैं, ये एक्सेल में कर रहा हूँ मैं, इसलिए ये एक्यूरेसी से आ रहा है। तो सर देखिए मैंने क्या किया भाई, जो 2 लाख राइट शेयर्स हैं, 2 लाख राइट शेयर्स में से पैसों वाले अलग किए कैसे सर, इंटू 15, यानी एक्सरसाइज प्राइस पैसे कितने आने, मार्केट में इशू खत्म 19.167 का, पैसों वाले शेयर अगर बोनस वाले कहाँ गए, ऊपर आ चुके हैं। इसके बाद अगस्त में बोनस है वो भी इंक्लूसिव कर दिया, और 7/12। सर अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि मेरे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए ये 1,260,000, 1,260,000। तो सर ईपीएस निकालने के लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट के बाद जानी चाहिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, सही है जी। तो मैं अगर आपसे पूछूं सर मेरा प्रॉफिट कितना है, सर 1.2 मिलियन, नहीं सर आप गलत कह रहे हैं, ये है सही वाला प्रॉफिट, निकाल लिया ना। सर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ये है, ये निकाल लिया। सर क्या मैं कह सकता हूँ मेरी ईपीएस आ गई 0.849167, तो सर 0.85 या ये कर लेते हैं 3 डिजिट तक, और ये आ गया आपका आंसर। सर आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, ये बात क्लियर होगी। सर देखें मैंने हर एक पॉसिबल कोशिश करनी है कि आपको मैं उस मकाम तक ले जाऊं कि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। जज़ाकल्लाह।